सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आशा आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी, विक्टिमोलॉजी का जो टॉपिक हमारा चला हुआ है उसी के ऊपर आगे के जो प्रश्न जो हैं 5 उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इसकी 2-3 क्लास हो चुकी हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए आज का जो प्रश्न जो है संपत्ति के विरुद्ध अपराध कौन कौन से हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। आइए तो अब हमारे पास प्रश्न आता है कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध कौन कौन से हैं उनके बारे में बताइए, कौन कौन से अपराध संपत्ति के विरुद्ध हैं। तो आइए, संपत्ति के विरुद्ध अपराध वे गैर कानूनी काम हैं जिनमें किसी व्यक्ति की चल या अचल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। चल संपत्ति वो जो हम एक जगह से दूसरी जगह ले कर चलते हैं, अचल संपत्ति वो जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। तो संपत्ति के विरुद्ध अपराध वो अपराध हैं जिनको हम किसी व्यक्ति की अचल या चल संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है या उसे गैर कानूनी तरीके से हड़पा जाता है, उसको बोलते हैं संपत्ति के विरुद्ध अपराध। पहला अपराध बताया चोरी, भाई यह संपत्ति के विरुद्ध अपराध है, ठीक है। दूसरा बताया जबरन वसूली या उगाही, यह भी संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। तीसरा बताया लूट, यह भी संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। डकैती, यह भी संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। आइए देखते हैं चोरी में। बिना किसी की अनुमति के उसकी कोई चीज चुपचाप उठा ले जाना चोरी है, ठीक है। शर्त क्या है? वह चीज चल संपत्ति यानी जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके होनी चाहिए भाई, और मालिक की मर्जी के बिना हटाई जानी चाहिए भाई वहां से। तो ये क्या है? चोरी है भाई, ठीक है। ये क्या? संपत्ति के विरुद्ध अधिकार है। जैसे उदाहरण देखते हैं, किसी की साइकिल या मोबाइल चुपचाप उठा ले जाना। मोबाइल और संपत्ति यहाँ पे क्या है? चल संपत्ति है भाई, साइकिल, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, जबरन वसूली या उगाही। किसी को डरा धमकाकर उसकी संपत्ति या पैसे छीनना या वसूल करना क्या है भाई? जबरन वसूली है भाई। उदाहरण देखते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उससे पैसे ले लेना या छीन लेना, यह संपत्ति के विरुद्ध क्या है? अपराध है। तीसरा बताया लूट, यह भी संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। चोरी या जबरन वसूली का ही खतरनाक रूप है। चोरी या जबरन वसूली का ही रूप क्या है भाई? लूट है भाई, ठीक है। जब चोरी या उगाही करते वक्त सामने वाले को तुरंत चोट पहुंचाने का डर दिखाया जाए या बल का प्रयोग किया जाए तो उसको बोलते हैं भाई लूट, ठीक है। चोरी में तो व्यक्ति है नहीं, उसकी व्यक्ति की बिना मौजूदगी में भी हो सकती है। जबरन वसूली में डरा धमका के लिया गया है, लेकिन लूट में क्या है? तुरंत क्या पहुंचाया जाए आपको? तुरंत चोट पहुंचाने का डर दिखाया जाए, बलपूर्वक प्रयोग किया जाए। रास्ते में किसी को चाकू दिखाकर उसका पर्स और मोबाइल छीन लेना क्या है? लूट है। यह भी संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। चौथा बताया डकैती। जब 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर एक साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं तो उसे डकैती कहते हैं। यह भी क्या? संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। उदाहरण देखते हैं, कई लोग मिलकर किसी घर, दुकान या यात्री से हथियार दिखाकर लूटपाट करते हैं तो ये क्या है भाई? लूट है भाई। 5 या उससे ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए। ये सभी अपराध कानून द्वारा दंडनीय है। किसी भी ऐसी घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दें और कानून का साथ दें, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं संपत्ति के विरुद्ध अपराध कौन कौन से हैं, उनमें हम आगे चर्चा करते हैं भैया। नंबर 5 में बताया आपराधिक दुर्विनियोग, ठीक है। आपराधिक दुर्विनियोग क्या है भाई? कोई चीज आपको ईमानदारी से या इत्तेफाक से मिल जाए, यानी कि आपको पर्स मिल गया कोई सड़क पर चलता हो और आप उसे मालिक को लौटाने के बजाय खुद रख लें या उसका इस्तेमाल कर लें तो ये क्या भाई? आपराधिक दुर्विनियोग है।
सड़क पर गिरा हुआ किसी का पैसों से भरा हुआ बटुआ आपको मिले और आप पुलिस या मालिक को देने के बजाय उसे खुद रख लें, ये भी क्या है भाई, आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध है, जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। छठा बताया आपराधिक न्यास भंग, अमानत में खयानत। ठीक है, यानी कि आपराधिक न्यास भंग ये क्या है, जब कोई व्यक्ति आप पर भरोसा करके, अमानत में खयानत कर दिया आपने। ठीक है, जब कोई व्यक्ति आप पर भरोसा करके अपनी कोई चीज या पैसा आपको संभाल के रखने के लिए दे दे भाई, कि ये मैंने आपको 5,000 रुपये दे दिए, आप इनको संभाल के रखो भाई, भरोसा करके दिए आपको, और आप विश्वास तोड़कर उस चीज को खुद हड़प ले या बेच दें, तो वो क्या है, आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया है आपने, ये भी संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। उदाहरण देखते हैं, आपने अपने दोस्त को अपनी गाड़ी कुछ दिनों के लिए दी और वह उसे वापस करने के बजाय चुपचाप बेच दे, तो ये क्या किया, आपराधिक न्यास भंग, विश्वास तोड़ा भाई। पॉइंट नंबर 7 है हमारे पास छल धोखाधड़ी। ठीक है, चिटिंग का, झूठ बोलकर, धोखा देकर या गलत जानकारी देकर किसी की संपत्ति या पैसे अपने नाम करा लेना क्या है भाई, छल या धोखाधड़ी। यह भी क्या है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। कोई घटिया या नकली जमीन किसी को कहकर बेच देना कि वह बहुत कीमती और असली है, तो यह भी क्या है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। 8वां बताया रिश्ती या नुकसान पहुंचाना भाई, जानबूझकर किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या बर्बर करना, यह भी संपत्ति के विरुद्ध क्या है, अपराध है। गुस्से में आकर किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ देना या किसी की खेत की फसल को नष्ट कर देना, यह भी क्या है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। 9वां बताया आपराधिक अतिचार, बिना अनुमति के किसी की जमीन, घर या संपत्ति में घुस जाना, जिसका इरादा कोई अपराध करना या मालिक को परेशान करना हो, ये क्या है भाई, आपराधिक अतिचार है। बिना उसकी अनुमति के आप प्रॉपर्टी में घुस गए हैं। जबरन किसी के बंद पड़े प्लॉट या मकान पर कब्जा कर लेना क्या है, आपराधिक अतिचार है। ये सभी अपराध कानून द्वारा दंडनीय है। जानकारी मिलने पर पुलिस को क्या दें, सूचना दें, कानून का साथ दें। आइए आगे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, राज्य के विरुद्ध अपराध कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा करो। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राज्य के विरुद्ध अपराध कौन से हैं, तो आइए, क्राइम अगेंस्ट इन स्टेट, क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट। राज्य के विरुद्ध अपराध वे बहुत गंभीर अपराध होते हैं जो राज्य के विरुद्ध होते हैं, जो सीधे तौर पर हमारे देश की सुरक्षा, एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा पैदा करते हैं, उनको बोलते हैं राज्य के विरुद्ध अपराध। ऐसे मामलों में सिर्फ किसी एक व्यक्ति या किसी संपत्ति को नहीं, बल्कि पूरे देश और व्यवस्था को नुकसान पहुंचता है, उनको बोलते हैं राज्य के विरुद्ध अपराध। पहला अपराध बताया यहाँ पे, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। ठीक है, ये क्या है, राज्य के विरुद्ध अपराध है। सीधे तौर पर अपने ही देश की सरकार या सेना के खिलाफ हथियार उठाकर युद्ध छेड़ देना क्या है भाई, राज्य के विरुद्ध अपराध है। उदाहरण देखते हैं, देश की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए देश विरोधी ताकतों या आतंकवादियों के साथ मिलकर सशस्त्र विद्रोह करना क्या है भाई, राज्य के विरुद्ध अपराध है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना है भाई। पॉइंट नंबर 2, युद्ध करने का प्रयास या षड्यंत्र रचना भी क्या है, राज्य के विरुद्ध अपराध है। सीधे युद्ध भले ही शुरू न किया गया हो, लेकिन अंदर ही अंदर युद्ध की साजिश रचना या उसकी प्लानिंग करना, जैसे अपने देश की सूचना किसी दूसरे देश को देना, सरकार के खिलाफ हथियार उठाने, बम बनाने या गोला बारूद इकट्ठा करने का प्लान बनाना भी क्या है, और गुप्त बैठक करना भी क्या है, राज्य के विरुद्ध अपराध है। ठीक है, ये अपराध देश की शांति, सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं।
राज्य के विरुद्ध अपराध वे बहुत गंभीर अपराध हैं जो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा पैदा करते हैं। अगला अपराध बताया राष्ट्रपति या राज्यपाल पर दबाव डालना या उनकी शक्तियों में रुकावट डालना भी क्या है, राज्य के विरुद्ध अपराध है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कहीं पे ये पॉइंट देखने को नहीं मिला होगा कि राष्ट्रपति या राज्यपाल पर दबाव डालना या उनकी शक्तियों में रुकावट डालना भी क्या है, राज्य के विरुद्ध अपराध है भाई। देश के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को डरा धमकाकर या बल प्रयोग करके कोई विशेष फैसला लेने के लिए मजबूर करना या उनकी संवैधानिक शक्तियों के इस्तेमाल में रुकावट पैदा करना भी क्या है, राज्य के विरुद्ध अपराध है। इस बात को ध्यान रखना। राष्ट्रपति या राज्यपाल को धमकाकर किसी कानून पर दस्तखत करवाने की कोशिश करना भी क्या है, राज्य के विरुद्ध अपराध किया गया है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं भी राजद्रोह। बोलकर, लिखकर, इशारों से या किसी चीज के जरिए देश की सरकार के प्रति नफरत, असंतोष या विद्रोह की भावना भड़काना भी क्या है, राज्य के विरुद्ध अपराध है। इसको बोलते हैं भाई राजद्रोह कर दिया आपने, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, सार्वजनिक रूप से ऐसा भाषण देना या लेख लिखना जिससे लोग देश की कानूनी सरकार के खिलाफ हिंसा करने के लिए क्या हो जाएं, उकस जाएं, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको भी राज्य के विरुद्ध अपराध बोलते हैं, राजद्रोह। पॉइंट नंबर 5 भाई, मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध करना या लूट मार करना, यह भी क्या है, राज्य के विरुद्ध अपराध है। अब मित्र राष्ट्र कौन है, आइए देखते हैं। भारत सरकार के साथ जिन देशों के संबंध शांतिपूर्ण और दोस्ताना हैं, उन देशों के इलाकों में जाकर युद्ध करना या लूटमार मचाना क्या है भी, राज्य के विरुद्ध अपराध है। बात को ध्यान रखना, ये पॉइंट भी पहली बार देखने को मिला होगा आपको। उदाहरण देखते हैं, भारत की सीमा के बाहर किसी ऐसे देश में जाकर हमला करना या दंगा फसाद कराना जिसके साथ भारत की शांति संधि हो, जिससे भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो, तो यह भी क्या है, राज्य के विरुद्ध अपराध हैं। ये अपराध देश की एकता, शांति, सुरक्षा, संप्रभुता के सबसे बड़े खतरे हैं और इन्हें कानून बहुत गंभीरता से दंड दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, आइए उस पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इस टॉपिक में, साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध के बारे में प्रश्न आया कि साइबर अपराध क्या है। साइबर अपराध क्या है, आज का युग कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल तकनीक का युग है। हमारे जीवन का हर काम ऑनलाइन होने लगा है। जब कोई व्यक्ति कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी, हैकिंग, डेटा चोरी, ऑनलाइन फ्रॉड या किसी को परेशान करने जैसे गैर कानूनी काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, साइबर अपराध कहते हैं, साइबर क्राइम कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, बैंक खाते से ऑनलाइन पैसे उड़ा देना, क्या भाई साइबर क्राइम है, साइबर अपराध है। किसी की फर्जी आईडी बनाकर बदनाम करना, साइबर अपराध है। कंप्यूटर का डाटा लॉक करके फिरौती मांगना, ये भी क्या है, साइबर अपराध है। इन सब से निपटने के लिए कौन सा कानून है, तो आईटी एक्ट 2000 है। क्योंकि डिजिटल दुनिया में अपराध के तरीके अलग होते हैं, इसलिए भारत सरकार ने इसके लिए एक खास कानून बनाया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, ठीक है, ये कानून बनाया। इस कानून से जुड़ी जरूरी बातों को देखते हैं। याद रखने लायक पॉइंट, अधिनियम संख्या कितनी है भाई, तो यह साल 2000 अधिनियम संख्या 21 है भाई इसकी, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली इस कानून को, 9 जून 2000 को मंजूरी मिली। राष्ट्रपति की सहमति मंजूरी मिली थी भाई, ठीक है भाई। लागू कब हुआ ये कानून, इसे पूरे भारत में 17 अक्टूबर 2000 को लागू किया गया। 9 जून 2000 में इसको मंजूरी मिली राष्ट्रपति द्वारा और 17 अक्टूबर 2000 को ये कानून लागू हुआ, ठीक है। 21वां अधिनियम संख्या है भाई इसकी, ठीक है भाई। यह कानून क्यों बनाया गया, पृष्ठभूमि क्या थी इस कानून की, आइए देखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र का संकल्प था भाई। इस कानून के बनने के पीछे 30 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पास किया गया एक प्रस्ताव संकल्प मुख्य आधार था भाई। ठीक है, मॉडल लो। उसी दिन संयुक्त राष्ट्र ने इलेक्ट्रॉनिक व्यापार से जुड़े आदर्श विधि को अपनाया था भाई, जिसे देखकर भारत ने भी अपना आईटी कानून तैयार किया। तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? संयुक्त राष्ट्र से मिली थी। उसी दिन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार से जुड़ी आदर्श विधि अपनाई गई थी संयुक्त राष्ट्र द्वारा, और भारत ने क्या किया? आईटी कानून तैयार किया। इस कानून की संरचना की बात करें, जब यह कानून बना तो इसमें कुल मिलाकर क्या था भाई? 13 अध्याय था। कितने अध्याय थे? 13 अध्याय, 13 चैप्टर थे इसमें, 94 इसमें धाराएं थी उस समय, और 4 अनुसूचियां थी इस कानून में उस समय। ध्यान रखना, प्रश्न बनेगा ये पक्का। ठीक है, तो यह था साइबर अपराध से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं। केस था, एक केस के बारे में चर्चा करते हैं। इनरी ये पज्वला बनाम भारत संघ, इनरी पज्वला बनाम भारत संघ 2018 का मामला क्या मामला था भाई? यह मामला नाबालिग बच्चियों के साथ यौन अपराधों के वीडियो और तस्वीरों के ऑनलाइन प्रसारण से जुड़ा मामला था। 2018 का मामला था। क्या मामला था? आइए देखते हैं भाई। व्हाट्सएप पर गंदा खेल चल रहा था। इस मामले में मुख्य मुद्दा यह था कि सोशल मीडिया और खासकर व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर नाबालिग अवयस्क बच्चियों के साथ बलात्कार के वीडियो और तस्वीरें धकेले और शेयर किए जा रहे थे भाई। ठीक है भाई, तो गंभीर चिंता क्या हुई? जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो अदालत ने इस पर बहुत गहरी चिंताएं जताई कि इंटरनेट पर बच्चियों के खिलाफ होने वाले ऐसे घिनौने अपराधों और वीडियो को रोकने के लिए कोई सख्त इंतजाम क्यों नहीं है भाई। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कदम उठाए, ये देखते हैं। जांच के आदेश दिए भाई। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस बात की गंभीरता से जांच की जाए कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसे अवैध वीडियो कैसे अपलोड और शेयर किए जा रहे हैं भाई। ठीक है भाई, सख्त निर्देश दिए गए। अदालत ने सरकार और संबंधित एजेंसियों को ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने के लिए कदम उठाने को कहा भाई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत क्या थे इस मामले में? गाइडलाइंस क्या थी? इस मामले में कोर्ट ने समाज, सरकार और इंटरनेट कंपनियों के लिए कुछ खास नियम और बातें तय की। क्या तय की? शिकायत के लिए पोर्टल बनाए हुए, बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए एक आसान और सैटेलाइट पोर्टल बनाने को कहा भाई। सैटेलाइट पोर्टल बनाने को कहा, जहां पे क्या की जा सके? शिकायत की जा सके, ताकि कोई भी गुमनाम तरीके से इसकी शिकायत कर सके भाई। ठीक है भाई। दूसरी बात बनाई, कंपनियों की जिम्मेदारी दी। व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनियों की जिम्मेदारी तय की गई कि अगर उनके प्लेटफॉर्म पर ऐसा कोई आपत्तिजनक वीडियो शेयर होता है तो उन्हें तुरंत उसकी जानकारी अधिकारियों को देनी होगी और उसे हटाना होगा। ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट बताया, जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस बताया तीसरा पॉइंट। बच्चों के खिलाफ हिंसा और ऐसे वीडियो के प्रसारण को लेकर कानून में पूरी सख्ती बरतने की बात कही गई भाई। तो ये पज्वला बनाम भारत संघ 2018 का मामला था, जिसमें ये बातें माननीय न्यायालय द्वारा तय की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, ध्यान रखना। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इंटरनेट की दुनिया में उनके खिलाफ होने वाले अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जानी चाहिए भाई। ठीक है, समाज, सरकार और टेक कंपनियों को मिलकर बच्चों को ऑनलाइन शोषण से बचाने के लिए काम करना होगा। इस बात को आप ध्यान रखना।
ठीक है, आगे चर्चा करते हैं भाई अगला प्रश्न हमारा क्या है। अपराधेत्री की पूर्व शास्त्रीय विचारधारा क्या है। ठीक है, यानी कि जो अपराधेत्री है, अपराध जो है, अपराध शास्त्र की पूर्व विचारधारा क्या है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए, क्या है यह अपराध शास्त्र की सबसे पुरानी सोच या विचारधारा है। समय क्या था, 17वीं और 18वीं सदी के बीच का दौर था। इसके जनक कौन थे, एक्विनास को इसका जनक माना जाता है। इस पूरी विचारधारा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। कौन सी है, प्रेत शास्त्रीय विचारधारा और स्वतंत्र इच्छा विचारधारा भी। तो अपराध शास्त्र की पूर्व शास्त्रीय विचारधारा, यह 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच का दौर है। जनक इसके कौन थे, एक्विनास को इसका जनक माना जाता है। यह पूरे विचारधारा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटता है। ठीक है, एक तो प्रेत शास्त्रीय विचारधारा और एक स्वतंत्र शास्त्र इच्छा विचारधारा। प्रेत शास्त्रीय विचारधारा क्या बताई, यह उस समय की सोच है कि जब विज्ञान इतना आगे नहीं था और लोग हर चीज के पीछे भगवान, भूत प्रेत या जादू टोने मानते थे। ठीक है, तो उस समय विज्ञान इतना विकसित नहीं था और हर चीज के पीछे भूत प्रेत, भगवान या जादू टोने को मानते थे। अपराध का कारण उस समय लोगों का मानना था कि इंसान खुद अपनी मर्जी से अपराध नहीं करता, बल्कि उसे कोई भूत प्रेत, पिशाचिक या देवी शक्ति अपने वश में करके अपराध करवाती है। तो 17वीं 18वीं शताब्दी के बीच के दौरान विज्ञान इतना विकसित था नहीं। लोग मानते थे कि जो अपराध जो कर रहे हैं इसको कोई प्रेत आत्मा या भगवान को देवी शक्ति इंसान को वश में करके अपराध करवाती है। इस सिद्धांत को बोलते थे, इस विचारधारा को बोलते थे प्रेत शास्त्रीय विचारधारा। ठीक है, अगली जो विचारधारा बताई स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत। एक्विनास महोदय इन दोनों विचारधाराओं के बारे में बताते हैं, ये इनके जनक हैं। ठीक है, स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इस पर आधारित विचार अगली पीढ़ी में और विकसित हुए, जहां यह माना गया कि इंसान के पास अपनी भलाई और बुराई चुनने की आजादी होती है। ठीक है, इंसान भलाई भी चुन सकता है और बुराई भी चुन सकता है। तो यह बताई स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत। पूर्व शास्त्रीय विचारधारा वह प्राचीन दौर था जब लोग अपराधों के पीछे इंसानी सोच या कारणों को देखने के बजाय भूत प्रेतों, धर्म और देवी ताकतों को जिम्मेदार मानते थे। ठीक है, स्वतंत्र इच्छा में इंसान भलाई चुन सकता है, बुराई भी चुन सकता है। आइए आगे चर्चा करते हैं। अपराध शास्त्र की शास्त्रीय विचारधारा क्या है। तो ये अपराध शास्त्र है, इसको ध्यान रखना, डाटा मिसिंग हो गया था। अपराध शास्त्र, अपराध शास्त्र की पूर्व शास्त्रीय विचारधारा। आइए आगे चर्चा करते हैं। तो अपराध शास्त्र की शास्त्रीय विचारधारा क्या है, यह पूर्व शास्त्रीय भूत प्रेतों वाली सोच के बाद आई अगली और आधुनिक सोच है, जो इंसान की स्वतंत्र इच्छा पर आधारित है। तो पहले क्या मानते थे कि कोई भूत प्रेत या देवी ताकत जो है क्या किए हुए इंसान को अपने वश में करके क्या करवाती है भाई, अपराध करवाती है। उसके बाद आई कौन सी, इच्छा के ऊपर, कि इंसान के पास दो इच्छाएं होती हैं, एक इच्छा बुरी और एक अच्छी भी। वो कौन सी को चुनेगा, तो वो अगर अच्छी को चुनेगा तो सही है और बुरी को चुनता तो वो अपराध करेगा। ठीक है, यह क्या है और इसका जनक कौन है भैया, ये देखते हैं। तो अपराध शास्त्रीय विचारधारा क्या है भाई, आइए देखते हैं इसके जनक कौन है। स्वतंत्र इच्छा पर आधारित, जो इंसान की स्वतंत्र इच्छा पर आधारित है उसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। यह पूर्व शास्त्रीय भूत प्रेतों वाली सोच के बाद आई अगली और आधुनिक सोच है।
इसके जनक कौन है? तो सीजर बेकारिया इसके जनक हैं। सीजर बेकारिया स्वतंत्र इच्छा पर आधारित, इंसान की स्वतंत्र इच्छा पर आधारित जो क्या है आधुनिक सोच, अगली जो सोच आई थी उसके जनक हैं। आधुनिक सोच है, इसके जनक कौन है? सीजर बेकारिया को इस विचारधारा का मुख्य जनक माना जाता है। ठीक है, और अन्य समर्थक भी थे इसके। कौन कौन थे इसके समर्थक? ब्लैकस्टोन, जेरिम बेंथम, रोमिले, रॉबर्ट पील आदि विचारक इसके विचारधारा से जुड़े हुए थे भाई। ठीक है, कौन सी? जो पूर्व शास्त्रीय भूत प्रेत वाली विचारधारा के बाद जो विचारधारा आई थी, अगली आधुनिक सोच आई थी जो इंसान की स्वतंत्र इच्छा पर आधारित थी, उसके जनक कौन माने गए? सीजर बेकारिया। ठीक है, इन विचारधारा का मुख्य आधार क्या था भाई? इस विचारधारा का मुख्य आधार क्या था? तो इस विचारधारा का मुख्य आधार था सोच समझ कर किया गया काम। पहले तो ये मान लेते कि भूत प्रेत ने करवा दिया, लेकिन बाद में जो विचारधारा आई वो क्या थी? स्वतंत्र इच्छा पर आधारित थी। ठीक है, इसका मुख्य आधार था सोच समझकर किया गया काम। इस विचारधारा के अनुसार इंसान जो भी करता है अपनी मर्जी स्वतंत्र इच्छा से करता है, कोई भूत प्रेत या देवी शक्ति उसे मजबूर नहीं करती। बात नंबर 1। बात नंबर 2, दूसरा आधार बताया भला बुरा सोचना। हर व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले अपना फायदा, नुकसान और सुख दुख सोचता है। ठीक है। तीसरा बताया अपराध क्यों होता है? अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई काम चाहे वह गैर कानूनी या आपराधिक ही क्यों न हो, करने से उसे सुख या फायदा मिलेगा तो वह अपनी मर्जी से उस अपराध को कर बैठता है। तो स्वतंत्र इच्छा पर क्या है? आदमी दो रास्ते चुनता है, एक तो अच्छाई और एक बुराई। अगर उसको ये लगता है कि ये काम करने से तुम्हारा फायदा होगा तो वो अपराध कर देता है। जेरिम बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत क्या है भाई? उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। बेंथम के अनुसार इंसान हर काम उसकी उपयोगिता देखकर करता है कि काम की उपयोगिता कितनी है भाई। उपयोगिता का मतलब है सुख और दुख का हिसाब लगाना कि ये अगर मैं काम कर रहा हूं तो मेरे को कितना सुख होगा और किसका कितना दुख होगा। उस आधार पर क्या करेगा इंसान? हर काम करता है। व्यक्ति वही काम चुनता है जिसमें उसे लगता है कि दुख से ज्यादा सुख या फायदा मिलना होता है। यही क्या है? जेरिम बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत है। अगर अपराध में उसे ज्यादा सुख या फायदा नजर आता है तो वह उसे अंजाम दे देता है भाई। तो क्या जेरिम बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत बोलता है कि अगर अपराध में उसे ज्यादा सुख या फायदा नजर आता है तो वह आदमी अंजाम दे देता है उस अपराध को। ठीक है, शास्त्रीय विचारधारा यह मानती है कि अपराधी कोई भूत के वश में होकर काम नहीं करता, बल्कि वह पूरा होश आवास में और अपनी स्वतंत्र मर्जी से यह सोचकर अपराध करता है कि उससे उसे फायदा या सुख मिलेगा भाई। तो शास्त्रीय विचारधारा मानती है, क्या मानती है? कि कोई भूत प्रेत का फंडा नहीं है, किसी के वश में नहीं होता, पूरे होश आवास में अपराध करता है। ठीक है, और अपने सुख को और फायदे को देखकर अपराध करता है। वहीं पर पूर्व शास्त्रीय विचारधारा क्या मानती है? पूर्व शास्त्रीय विचारधारा ये बताती है कि इंसान जो है वो किसी भूत प्रेत या जादू टोने के वश में या देवी शक्ति के वश में होकर क्या करता है? अपराध करता है भाई। और पूर्व शास्त्रीय विचारधारा के जनक बताए एविनास और
शास्त्रीय विचारधारा के जो जनक जो बताए वो थे सीजर बेकारिया, ठीक है। और शास्त्रीय विचारधारा जो आई थी वो पूर्व शास्त्रीय विचारधारा के बाद आई थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी के बीच का दौर किसका था? पूर्व शास्त्रीय विचारधारा का दौर था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको छोटे छोटे पॉइंट हैं समझ में आए होंगे। और आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।